तालिबान जो पावर में आया, आपको पता ही है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में शांति समझौता हो गया है, पीस डील साइन हो गई है फरवरी में। हालांकि अभी उस डील में काफी चेंजेस भी होंगे और अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को पुल आउट करेगा, ठीक है। जो भी उनके सिपाही हैं उन सबको पुल आउट कर लेगा अगले साल तक, ठीक है। तो तालिबान के बारे में हमको आज समझना है। देखिए, वैसे तो मैंने अफगानिस्तान पे 10 से 12 लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन आप 3 लेक्चर्स जरूर सुनिएगा। अभी मैंने एक सीरीज चलाई है और उसका कंक्लूजन है तालिबान राइज टू पावर। सबसे पहले मैंने आपको सार रेवोल्यूशन या फिर सौर रेवोल्यूशन के बारे में, जिसको अप्रैल रेवोल्यूशन या कू ऑफ अप्रैल, तख्ता पलट जो हुआ था अप्रैल में अफगानिस्तान में 1978 में, उसके बारे में पूरा समझाया था। सौर रेवोल्यूशन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने पूरा बैकग्राउंड समझाया है, इसमें मैं कवर नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों 1979 से लेकर 1989 तक ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में समझाया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं कवर नहीं करूंगा। 1989 के बाद क्या हुआ, कहां से तालिबान आ गया पिक्चर में? जब सब कुछ ठीक चल रहा था अफगानिस्तान में, तो तालिबान कहां से आ गया, हमको इसको देखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोना भी कहेंगे तुमको, जान भी कहेंगे तुमको, रागे भी कहेंगे तुमको, जान कहेंगे तुमको, राजा भी करेंगे तुमको, चीना भी कहेंगे तुमसे शादी करेगा है सीना मेरी जान कहेंगे। सोना बनारस की हो जान हो गया, बनारस की हो मीठा पान हो गया। ले जाएंगे बर्गर तो नहीं वो दीघा ले जाएंगे, बर्गर तो नहीं तुमको पिज्जा खिलाएंगे। दोस्तों आप देख लीजिए, सबसे पहले अफगानिस्तान ये मैप में, ये कई बार मैं दिखा भी चुका हूं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। देख सकते हैं ना, ये पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है। और अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। खैर, हमारा अखंड भारत अभी नहीं है, अभी तो खाली भारत है। तो दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स लिए हैं। तो ऐसा है कि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में कबीले हैं, बहुत सारी ट्राइब्स रही हैं और ये ट्राइब जो है वो आपस में लड़ती रही हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली जब आए तो उसने ट्राइब्स को एक करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन जब वो गया तो फिर वही चीज, फिर इधर ब्रिटिश से अफगानिस्तान का वॉर हो गया। 3 एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुई। पहले वॉर में तो अफगानिस्तान जीता, दूसरे वॉर में दोस्तों ब्रिटिश जीत गया। तो अफगानिस्तान के कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिश के पास आ गए। लेकिन अफगानिस्तान को पूरी आजादी चाहिए थी। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1919 में, तो यहां पे फिर ट्रीटी साइन की और अल्टीमेटली ब्रिटिश ने बोला कि अफगानिस्तान को हम आजाद घोषित करते हैं, अब हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब अफगानिस्तान में आ गई मोनार्की, राजा महाराजा का रूल। जाहिर शाह 1933 में अफगानिस्तान के राजा बन गए। 1933 से लेकर 1973 तक जाहिर शाह राजा रहे। ये सब मैंने बहुत अच्छे से कवर किया दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इस 40 साल के रूल में जाहिर शाह ने काफी कुछ किया, औरतों को फ्रीडम दिए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, मॉडर्नाइजेशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान बिल्कुल डेवलप्ड हो गया, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी अफगानिस्तान में दोस्तों। डेवलपमेंट बड़ा मुश्किल है, पूरा पहाड़ी एरिया है, बंजर जमीन है, एरेबल लैंड्स है नहीं, वाटर की स्केर्सिटी यहां पे है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। लेकिन पैसों की भरमार है अफगानिस्तान में, क्योंकि भैया दुनिया में सबसे ज्यादा जो हीरोइन है ओपीएम वो अफगानिस्तान से आता है। प्लस अफगानिस्तान में बहुत सारे अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। और अमेरिका का ये बड़ा इंटरेस्ट था कि एक बार अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज और जो मिनरल्स हैं ये हमारे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1973 में तख्ता पलट हो जाता है। जाहिर शाह के ही भाई, कजन ब्रदर दाऊद खान जो है, मोहम्मद दाऊद जो है, वो तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है, पीडीपीए की हेल्प से। पीडीपीए कौन है? पीडीपीए अफगानिस्तान में 1965 में पार्टी बनी थी, जो उसका नाम तो हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन है वो कम्युनिस्ट। नाम डेमोक्रेसी है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है वो अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी जरूर लगाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं। लोगों को फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम आपको डेमोक्रेसी में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पीडीपीए है, इसने हेल्प की दाऊद की और जाहिर शाह को हटा दिया। तो 1973 से लेकर 78 तक दाऊद का शासन रहा, ठीक है। राजा दाऊद आ गए, हालांकि सॉरी, दाऊद तो राजा नहीं थे, उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब बना लिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे राजा नहीं बनना है, ठीक, हेड ऑफ स्टेट हो गया अफगानिस्तान के। लेकिन 1978 में दाऊद का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो 1978 में एक और तख्ता पलट हो गया, सबसे बड़ा तख्ता पलट हुआ जिसको हम सौर रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यहां पे पीडीपीए आ गई। अब पीडीपीए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी अफगानिस्तान का, उसका पूरा कंट्रोल हो गया। और रशिया जो है, सोवियत जो है, वो अफगानिस्तान की पीडीपीए को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जहां कम्युनिज्म है वहां सोवियत आएगा। ये चीज आप समझे। अब ऐसा है कि पीडीपीए में भी इंटरनली बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। पीडीपीए में 2 फैक्शन थे, खल्क और परचम। वो दोनों आपस में भिड़ गए,
कि हमको पावर चाहिए, हमको पावर चाहिए। तो खाली 1 साल स्टेबिलिटी रही। हालांकि पीडीपीए ने काफी रिफॉर्म्स किए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय मोस्ट बैकवर्ड कंट्री था पूरी दुनिया की। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि देखिए यहां पे कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, हजारों सालों की परंपराएं हैं जो लोग बदलना नहीं चाहते। और कोई भी यहां पे मॉडर्निटी लाने की कोशिश करता है वो लोगों को ज्यादा रास नहीं आता है। अब कम्युनिज्म में तो आपको पता ही है कि क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पीडीपीए ने ये सब करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में, लोगों को रास नहीं आया। ठीक है, ऊपर से पीडीपीए में अंदर रिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से सोवियत ने बोला रुको रुको हम आ रहे हैं। अफगानिस्तान में सोवियत अपनी फौज लेके घुस गया और 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत अफगान वॉर हुआ। और 1989 के एंड में सोवियत ने अपने ट्रूप्स निकाल लिए, कुछ भी नहीं मिला सोवियत को, यहां से चुपचाप चला गया। लेकिन अब यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या हो गई थी दोस्तों? प्रॉब्लम यह हो गई थी कि अमेरिका ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, उन अफगानियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी जो कि पीडीपीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। यह चीज आप समझे, पीडीपीए का शासन रहा, याद रखिएगा। यह पार्टी जो है इसने कई 1987 तक एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, समझ रहे हो? 1992 तक, जब तक इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान नहीं बना, ठीक है, तब तक 1992 तक, पेशावर अकॉर्ड से पहले तक तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था पीडीपीए का, 1979 से लेकर 1992 तक। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इसमें तालिबान विक्टर हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि जो अफगानी जो हैं, जो लड़ाके अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ खड़े थे, उनको ट्रेनिंग अमेरिका ने देनी शुरू कर दी। अब इसका रीजन यह भी था कि सोवियत अफगानिस्तान में घुस गया था। तो अमेरिका ने दोस्तों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, खरबों रुपए खर्चे हैं। हर साल इतना बजट आता था कि ये सारा का सारा पैसा अफगानियों को दो, ये मुजाहिदीन को दो। डायरेक्टली अमेरिका देता नहीं था, पाकिस्तान के थ्रू जाता था। आपको पता है कराची से पूरा पैसा जाता था अफगानिस्तान में, और कराची एक समय पे सबसे वॉयलेंट सिटी हो गया था। ठीक है, हथियार जो भेजे जाते थे वो इधर पाकिस्तान के आईएसआई के थ्रू भेजे जाते थे, तो सब पाकिस्तान के थ्रू आता था। और आईएसआई भी पाकिस्तान इधर अफगानियों को ट्रेन कर रहा था, अमेरिका की सीआईए भी ट्रेन कर रही थी, सऊदी अरब का तो सपोर्ट था ही, यूएई का सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था, ब्रिटिश का सपोर्ट था। सोवियत टिक ही नहीं पाएगा, कोई देश नहीं टिक पाएगा। 10 साल के अंदर सोवियत ने बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। खैर मिखाइल गोर्बाचेव भी आ गए थे 1985 में, सोवियत के लीडर बन गए थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव तो एक लिबरल इंसान थे, उन्होंने तो सोवियत को ही डिसॉल्व कर दिया, यूएसएसआर को ही डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, जिससे उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, भागना पड़ा था भैया यूएसए, मतलब मिखाइल गोर्बाचेव को भाग के फिर वो बाद में अमेरिका गए थे। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब 1989 से हमारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, 1989 में दोस्तों क्या हुआ, देखो, अगर आप किसी खतरनाक जानवर को पालोगे तो एक ना एक दिन वो आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। अमेरिका ने, पाकिस्तान ने एक खतरनाक लोगों को पाला, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी। आपको पता है सऊदी अरेबिया से बकायदा वॉलेंटियर्स आते थे कि हमको ट्रेन करो, हमको मुजाहिदीन बनना है, हमको जाना है अफगानिस्तान में, लड़ाई लड़नी है, जिहाद करना है। बकायदा ऐसा होता था। ओसामा बिन लादेन अरब की कितनी समृद्ध फैमिली का बेटा था, बहुत अमीर था ओसामा बिन लादेन, अफगानिस्तान चला गया था, मुजाहिदीन पूरा यहीं से ही ऑपरेट करता था वो। ठीक है ना, कि अफगानिस्तान जो है 1996 से लेकर 2001 तक आतंकियों की जमीन बन गया था। कितने सारे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट हैं, दिल दहला देने वाले, वो सब यहां से कंट्रोल किए जाते थे, समझ रहे हैं? तो 1918 में दोस्तों, और हाँ 1987 में यहां पे जो बर्बाक थे, कमाल बर्बाक, उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद नाजिबुल्ला है, नाजिबुल्ला जो थे वो 1992 तक रहे, वो भी पीडीपीए के ही प्रतिनिधित्व थे, वो लीडर थे अफगानिस्तान के। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो मुजाहिदीन थे, अब अफगानिस्तान में जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ये बड़े ताकतवर हो गए थे। इनके पास पैसा भी था, इनके पास सपोर्ट भी था, और इनके पास हथियार भी थे। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि 1989 से लेकर 1996 तक सिविल वॉर चलता है। किसके किसके बीच में सिविल वॉर चलता है? सिविल वॉर बेसिकली अफगानी सरकार के बीच में और यही लड़ाकों के बीच में, मुजाहिदीन या फिर आप मिलिटेंट्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, ये रोनाल्ड रीगन है। रोनाल्ड रीगन इन मुजाहिदीन से मिल रहे हैं, ठीक है, जो अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, मैंने बताया ना कि रोनाल्ड रीगन जो है वो 1981 से लेकर 89 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो रोनाल्ड रीगन ने खूब सारे पैसे दिए थे इन मुजाहिदीन को कि जाओ लड़ो, जो तुमको चाहिए वो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी फेमस तस्वीर है, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है कि ये सब कुछ चला दोस्तों। 1992 में फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, पेशावर अकॉर्ड साइन किए गए। पेशावर अकॉर्ड में इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन मिल गया। समझ रहे हैं? मतलब अफगानिस्तान को यहां पे बकायदा रिकॉग्नाइज कराया गया।
रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि 1992 तक सोवियत पूरी तरीके से जा चुकी थी। मोहम्मद नाजिबुल्लाह को सोवियत जो है वो बैक करता था, सोवियत पूरी तरीके से विड्रॉ कर गई। और अब हम देखते हैं कि नाजिबुल्लाह अकेले पड़ गए, इधर जो लड़ाके थे वो और ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था ना, दोनों में समझौता तो करना था, वरना तो पूरा देश ही कोलैप्स कर जाता। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1992 में पेशावर अकॉर्ड साइन किए गए। पेशावर अकॉर्ड में दोस्तों ये पहली कोशिश की गई कि अफगानिस्तान में शांति लेके आओ, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई, उसका क्रक्स यही था, ठीक है। और एक इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई कि कुछ वक्त तक, 1.5 साल तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, मुजाहिदी जो है वो लीडर रहेंगे, ठीक है, मुजाहिदी लीडर रहेंगे, और उसके बाद फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, है ना। तो ये हुआ अप्रैल में, लेकिन कुछ ही महीनों में दोस्तों फिर से लड़ाई शुरू हो गई, फिर से लड़ाई। नई अफगानी सरकार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि बेटा अगर किसी खतरनाक जानवर को पालोगे तो वो तो आपके लिए बहुत खतरा पैदा करेगा। ये जो लड़ाके थे, ये जो ग्रुप्स थे, इन लड़ाकों ने, मुजाहिदीन ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए थे और ये बड़े ताकतवर हो गए थे। एक मिनट यार, उनमें से एक था इस्लामी गुलबदन पार्टी, हिजबे इस्लामी गुलबदन पार्टी, जो कि हेक माटेयार चलाते थे। उन्होंने बोला कि हम इसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेंगे, ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बना है हम इसको रिफ्यूज करते हैं, हमको इसमें कुछ नहीं मिला, हमको नहीं चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। सिविल वॉर शुरू हो गई दोस्तों 1992 से लेकर 1996, ये 4 साल अफगानिस्तान में सिविल वॉर चली है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। कुछ ही वक्त बाद दोस्तों बहुत सारे ग्रुप्स थे दोस्तों, ठीक है, और इन ग्रुप्स को एक्सटर्नल सपोर्ट भी था, जैसे हिजबे इस्लामी को तो पाकिस्तानी सपोर्ट करता था, एक और बहुत बड़ा ग्रुप था इतिहाद इस्लामीन, उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था, एक और बहुत बड़ा ग्रुप था वजालत करके, हिजबे वजालत करके, उसको ईरान सपोर्ट करता था। तो इन बड़े बड़े ग्रुप्स को एक्सटर्नल सपोर्ट भी है, पैसा आ रहा है, हालांकि अमेरिका ने बाद में फंडिंग बंद कर दी थी, ठीक है ना। तो ये लोग और गुस्सा गए थे कि आपने ऐसे कैसे एकदम से कैसे फंडिंग बंद कर दी, ठीक है, तो और ज्यादा टैक्स तेज हो गए थे। लेकिन बाकी सब पूरा एकदम मतलब कमी नहीं है इन लोगों को, ठीक है, हथियार तो वैसे ही थे इनके पास, एक्सटर्नल सपोर्ट भी है। तो 4 साल 1992 से लेकर 1996 तक ये पूरा सिविल वॉर चला और इन्होंने बकायदा प्रोपेगेंडा चलाया, ठीक है। देखिए, कोई भी वॉर जो है, कोई भी इस तरीके की लड़ाई या सिविल वॉर बिना आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ी जाती, है ना। ये वहां के लीडर्स को पता था, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे उनको पता था कि हमको लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते थे कि लोग जो है वो इतने ज्यादा गरीब हैं इसी सरकार की वजह से, ये जो पीडीपीए की सरकार इतने टाइम से ये रूल कर रही है और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब बकवास है, गरीबी बिल्कुल नहीं जाएगी, लोग तब भी मरेंगे, ठीक है। और लोग जो थे, देखिए अफगानिस्तान में 80 से 90% जो जनता है वो गांव में रहती है, ठीक है। हालांकि अफगानिस्तान पूरा गांव ही एरिया है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। काबुल को छोड़ दीजिए, कुछ और कांधार को छोड़ दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जो डेवलप्ड है जहां पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी, लेकिन ज्यादातर एरिया वो पूरा रूरल ही है एक तरीके से। तो इसीलिए अफगानिस्तान की मैक्सिमम जनता रूरल में है और इन जो ये मिलिटेंट लीडर्स हैं इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड था रूरल में। अरे बकायदा गांव से लोग आते थे, वॉलेंटियर करते थे कि हमको भी आपके साथ जुड़ना है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा चीजें हाथ से निकल गई। लोगों को शुरू में पता था, 1994 का वक्त है ना, उनको यह लगता था कि सब कुछ बढ़िया है, ये जो हमारे लिए लड़ रहे हैं ये एक्चुअली में बहुत अच्छा समय लेके आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तालिबान ने पूरा कंट्रोल किया अफगानिस्तान पे तो सब कुछ सामने आ गया। इतना ब्रूटल रूल था। अभी हम बात करेंगे कि तालिबान के समय, तालिबानाइजेशन या जब तालिबान था तो कैसा रूल करते थे वो लोग। तो 1994 में ये तालिब शब्द, तालिबान जो है वो सामने आया। अब तालिबान क्या था? ये ग्रुप ऑफ रिलीजियस स्टूडेंट्स था, ठीक है। तालिबान तालिब शब्द से लिया है, तालिब शब्द का मतलब ही है रिलीजियस स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर पश्तूनों की बात करें दोस्तों तो अब ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अफगानिस्तान में पश्तून बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया ही पश्तूनों का, ये तो बोलते हैं पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते थे और जो मदरसे में एजुकेशन लेते थे, जो रिलीजियस स्कूल में एजुकेशन लेते थे, वो सब आए और उन्होंने ज्वाइन किया। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे आर्मी के लोग, जो आर्मी में, जो अफगानी आर्मी में काम करते थे, जो सरकार के साथ काम करते थे, उन्होंने भी सरकार का साथ छोड़ दिया और इस मूवमेंट में जुड़ गए। तो 1994 में तालिबान का उदय होता है, यहां से स्टार्टिंग हुई तालिबान की। और 2 साल के अंदर अंदर दोस्तों, 2 साल के अंदर अंदर पूरा कंट्रोल इन्होंने जमा लिया।
मुल्ला मोहम्मद उमर जो कि लीडर बने, सुप्रीम लीडर बने बाद में 1996 से लेकर 2001 तक। 2013 में इनकी डेथ हुई थी, इसकी डेथ हुई थी, और 2013 में ऐसा बोला जाता था कि टीबी से मरा है ये, ठीक है। तो मुल्ला मोहम्मद उमर 1994 में इसने हम देखते हैं कि 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और इस तालिबान ग्रुप को बनाया। समझ रहे हैं? मुल्ला उमर का यह मानना था कि जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से इस्लामिज्म है अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल शरिया लॉ लागू करना चाहता था, एकदम कट्टरता लागू करना चाहता था, जिसमें किसी को कोई राइट्स नहीं हो। लेकिन इसके हिसाब से यही चीज अफगानिस्तान को बचा सकती थी, ठीक है। अब इस तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, भर भर के वॉलंटियर्स आने लगे, लोग इनका साथ देने लगे, ये ग्रुप बढ़ने लगा। समझ रहे हैं? एक महीने के अंदर अंदर दोस्तों 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। यह ग्रुप बढ़ रहा था, हथियारों की तो कमी है नहीं, ठीक है। और अब एक ऐसा वॉर शुरू होगा जो अनएंडिंग है। यहां पे तालिबान की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, शहरों पे कब्जा करो, जो बड़े शहर हैं, सबसे पहले काबुल पे कब्जा करो, और उसके बाद जो बड़े बड़े शहर हैं, गांव पे तो उनका कब्जा ऑलरेडी है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं उन पे कब्जा करो। समझ रहे हैं? तो ये 2 साल तक लड़ाई चली। 1994 आते आते दोस्तों इन्होंने कांधार सिटी पे पूरा कब्जा कर लिया, और 1995 से पहले सिर्फ और सिर्फ 12 अफगान प्रोविंसेस को ये कंट्रोल करते थे। लेकिन जनवरी 1995 के बाद इतने ज्यादा अटैक किए, शहरों पे कब्जा किया, 30 से ज्यादा प्रोविंसेस को ये कंट्रोल करने लगे। खेल खत्म, खेल खत्म। 1996 में इन्होंने फाइनल अपना स्ट्राइक किया, ठीक है। जब ये काबुल पे चले गए, काबुल को पूरा इन्होंने जीत लिया, सरकार को खत्म कर दिया, पूरी सरकार कोलैप्स हो गई। सरकार को तो खैर संभलने का मौका भी नहीं मिला, और 1996 में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हो गई। तो तालिबान ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लिया 2 साल के अंदर अंदर। देखिए कितनी जल्दी 1994 में तालिबान बना, और 2 साल के अंदर अंदर उसने पूरे अफगानिस्तान को जीत लिया। आप देख लीजिए दोस्तों मैप में, ये जो हरे एरियाज है ना, ये 1996 का है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा, ये जो ग्रीन में है, ये तालिबान कंट्रोल करता था। 80 to 90% एरिया जो है वो तालिबान कंट्रोल करता था। और अब 1996 में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ये वाला एरिया, ये उस समय अहमद मसूद के अंडर था। समझ रहे हैं? अहमद मसूद जो है वो लगातार तालिबान से लड़ रहे थे। तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला जो एरिया था, ये कुछ हद तक अहमद मसूद, ये नॉर्दर्न एरिया अहमद मसूद, लेकिन बाद में 2001 में अहमद मसूद को भी मरवा दिया और इस एरिया को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो एक तरीके से पूरे अफगानिस्तान को 1996, 1997, 1998, ये पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल हो गया। अब इनका कंट्रोल चला 5 साल तक, 1996 से लेकर 2001 तक, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये जो जितने एरिया भी कंट्रोल किए गए हैं, ये सब ये मिलिटेंट ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो येलो वाला एरिया है, हिजबे वहादत, इसको ईरान सपोर्ट करता था, और ये भी एक बड़ा ही कट्टर ग्रुप था। समझ रहे हैं? अब इन 5 सालों में हुआ क्या, ये हम देख लेते हैं। तालिबान रूल कैसा था? देखिए, तालिबानियों ने एक ऐसे अंधे युग में देश को ढकेल दिया था जिससे देयर वाज नो लुकिंग बैक। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा किसी के ऊपर कहर टूटा तो वो औरतों के ऊपर टूटा, ठीक है। औरतों को यहां पे कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी। औरतों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं, ये देखिए, है ना। ये औरतों को पीट रहे हैं, ये महाशय जो है वो डंडा लेके औरतों को पीट रहे हैं। चलिए, ये तो आपने देख ली ना, ये देखिए, ठीक है, बड़ी फेमस तस्वीर है। ये पब्लिकली मारा जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आती थी। तो औरतों के सारे राइट्स को यहां पे तालिबान ने छीन लिया। औरतें जो है विदाउट किसी भी मेल गार्जियंस के बिना अपियर नहीं हो सकती थी। अगर उनका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हो तो वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती थी, उनको सजा मिलती। हील्स नहीं पहन सकती थी, तेज आवाज में बात नहीं कर सकती थी, यहां तक कि बालकनी में भी नहीं जा सकती थी, छत पे भी नहीं घूम सकती थी। अगर कभी बाहर भी दिख जाए तो बुर्का पहना होना चाहिए, बुर्का पहना हो उन्होंने। औरतों की फिल्मिंग, फोटोग्राफी, ये सब बैन थी। पब्लिक प्लेस गैदरिंग नहीं हो सकती थी। यहां पे औरतें जो है वो किसी भी कोई भी फंक्शन में गैदर नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी। अब इसमें बहुत सारी औरतें डिप्रेशन में चली गई और बहुत सारी औरतें पागल हो गई। ये बिल्कुल एक आइसोलेशन हो गया, लॉकडाउन हो गया यहां पे औरतों का पूरी तरीके से। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे वुमेन्स के लिए।
फिर उसके बाद औरतों की एजुकेशन बिल्कुल बंद करा दी गई। ठीक है, 8 से 9 हजार उस समय जो टीचर्स थे, ठीक है, जो वुमेन टीचर्स थी, फीमेल टीचर्स थी, यही आंकड़ा था, थोड़ा दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक के बाद एक प्राइमरी स्कूल्स और 8 से 9 हजार फीमेल टीचर्स को निकाल दिया गया। जहां पे भी फीमेल, जहां पे भी औरतें काम करती थी, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो औरतों की बात है। उसके बाद टीवी नहीं चल सकता था, मूवीज बैन थी, वीडियोस, म्यूजिक, डांसिंग, हैंगिंग पिक्चर्स इन होम, ये सब बैन थे। स्पोर्ट्स बैन था, सब कुछ बैन था। मैंने बताया ना कि 1000 साल पहले एक अंधे युग में चला गया था अफगानिस्तान। ठीक है, वेस्टर्न बुक्स आप नहीं पढ़ सकते थे, वेस्टर्नाइजेशन, कोई अगर जीन्स पहनते हुए दिख भी गया तो गए काम से। जो मर्द थे उनको दाढ़ी बढ़ानी पड़ती थी, और वो जो पठानी सूट होता है ना, क्या कुर्ता पैजामा, वो पहनना पड़ता था। शिया जो थे, शिया को बोला जाता था सुन्नी में कन्वर्ट हो जाओ, सुन्नी में कन्वर्ट हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो। बहुत लोगों को मारा गया दोस्तों। रिलीजियस पुलिस बना दी थी। रिलीजियस पुलिस ये देखती थी कि जो लॉ है उसको सही से इन्फोर्स किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जो बुद्धाज और बामियान को दोस्तों, ये दो बहुत बड़े स्टैचूज, इसको जब गिराया, बुद्धाज और बामियान, बुद्धिज्म को ये बहुत बड़ी क्षति थी। पूरी दुनिया भर में बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ दोस्तों, जब यहां पे जो नॉन मुस्लिम आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, उनपे जब हमला किया तालिबान ने। बहुत सारे आतंकी ग्रुप तालिबान में रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, आपको पता ही है। अफगानिस्तान की जो धरती थी, वहां से कितने सारे आतंकी संगठन पनपे। इसी दौरान दोस्तों बहुत सारी बॉम्बिंग्स भी हुई। 26/11 हुआ, अलकायदा के ही तो थे ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का ओसामा बिन लादेन था, पूरा प्लेन लेके घुस गया। साथ ही साथ यहां पे हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया, ICJ 841 1999, जिसकी वजह से हमको मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। जैश भी तो यहीं से निकला है ना। एम्बेसीज पे अटैक हुए। तो आतंकवादी, ये अफगानिस्तान जो है वो आतंकवादियों के लिए जन्नत था। और यहां पे ऐसे बंदूकें जो थी, ऐसा बोला जाता था कि उस समय बंदूकों का बाजार लगता था। जैसे सब्जी मंडियां होती है ना, ऐसे बंदूकों का बाजार लगता था। और आज भी ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसे बंदूकें खुली बिकती है, बंदूकें, बॉम्ब जो है वो खुले बिकते हैं। ठीक है, और जो वहां पे सिख रहते थे, जो अफगान हिंदूज रहते थे, उनके लिए भी बहुत ही खराब एटीट्यूड था। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कत हो रही थी। अब इसमें प्रॉब्लम यह हुई कि जब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो तो लोग भागने लगे। लोग बगल में पाकिस्तान गए। पेशावर दोस्तों, पेशावर जो कैंप था, बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप था, और बाकायदा पाकिस्तान ने फिर शरण दी, क्योंकि यहां से लोग फिर भर भर के पाकिस्तान आने लगे, पेशावर में रहने लगे। क्या करेंगे वो, उनके पास कोई लाखों लाखों लोग माइग्रेट करने लगे, भागो वरना ये तो हम लोग को ऐसे ही मार डालेंगे। ठीक है, तो ये 2001 तक, 5 साल तक ऐसा रूल चला है दोस्तों, बड़ा खतरनाक। अब दोस्तों 2001 में पूरा एरिया इनके पास आ गया था, पूरे अफगानिस्तान को ये रूल करते थे दोस्तों। 2001 आते आते अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इंसान कोई ना कोई गलती करेगा ही। और यहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी ओसामा बिन लादेन ने, जब वो ट्विन टावर पे प्लेन लेके घुस गया। अब इसकी कहानी कैसे ट्विन टावर पे अटैक हुआ और ओसामा बिन लादेन की कहानी, पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। समझ रहे हैं। और लोग यहां पे परेशान होते जा रहे थे, इंटरनेशनली भी जो नेशंस थे वो भी परेशान हो रहे थे। यूनाइटेड नेशंस ने 2 रेजोल्यूशन निकाले थे कि जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ये बंद करो। लेकिन तालिबान बोलता था बोलते रहो, जो बोलना है बोलो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो, मुझे सुनना ही नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि 9/11 अटैक्स का तो बदला लेना है। और फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बाकायदा मीटिंग की और उन्होंने बोला कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब अफगानिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और फिर उनका वही फेमस भाषण, या तो अब हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ है। तो बाकायदा इन्होंने नेटो की टीम बनाई, ISAF, यूनाइटेड नेशंस की पूरी बैकिंग थी। और यहाँ पे अमेरिका हो गए, कनाडा हो गए, ब्रिटिश, सब ने इनका साथ दिया, अमेरिका का। और इधर जो मांग थी, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये बोल रहे थे कि हम ओसामा बिन लादेन हमको सौंप दो बस। ठीक है, जितने भी लीडर्स हैं अलकायदा के, वो हमको सौंप दो। साथ ही साथ सारे फॉरेन नेशनल्स को तुरंत, जिनको बिना बात के जेल में रखा है, उनको तुरंत रिहा करो। उसके बाद जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जो अफगानिस्तान में, जो डिप्लोमैट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। उसके बाद जो तुम्हारे टेरर कैंप्स हैं उनको क्लोज करो, और हर एक टेररिस्ट को हमको दे दो। ठीक है, अमेरिका ये सोचता था कि वो सेफ है। भारत यहां पे बोलते बोलते थक गया था अमेरिका से कि आप टेररिज्म पे कुछ करते क्यों नहीं। अमेरिका को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको लगता था वो सेफ है। लेकिन जब 9/11 अटैक्स हुए तब अमेरिका को पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे अब तालिबान ने ये बातें मानी नहीं। ठीक है, फिर अमेरिका ने तालिबान को इन्वेड कर दिया, अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। और अमेरिका 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चला दिया।
2014 तक ये ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चला। अब 2001 से लेकर 2014 तक दोस्तों हम देखते हैं कि तालिबान का कंट्रोल बिल्कुल चला गया। ठीक है, अमेरिका ने 2010 के दौरान 1 लाख सैनिकों को भेज दिया था। अमेरिका के 1 लाख सैनिक अफगानिस्तान में थे, आप समझ रहे हैं। तो इतनी बड़े पैमाने पे जब मिलिट्री की तैनाती होगी, वो भी अमेरिका जैसा देश, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका जीत नहीं पाया, अमेरिका हारा यहां पे। अमेरिका ने भले ही शहरों पे कब्जा कर लिया, लेकिन इन तालिबानियों का गांव में कब्जा था। 2014 में सारे मिलिट्री ऑपरेशंस बंद कर दिए। उन्होंने बोला कि हम अफगानी नेशनल आर्मी जो है उसको ट्रेन करेंगे, हम एडवाइस करेंगे यहां पे जितने भी सिपाही हैं जो अफगानिस्तान की सरकार के लिए काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अमेरिका गया था 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जब यहां पे शुरू किया था, तो तुरंत तालिबान को ओवरथ्रो कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हामिद करजाई को बैठा दिया गया, बाकायदा इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। पहली बार अफगानिस्तान के इतिहास में 2005 के बाद इलेक्शंस हुए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, और तालिबान को ये लोग खदेड़ने में तो कामयाब हो गए, लेकिन तालिबान को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि गांव में तालिबान छुप गए, पहाड़ों पे जाके छुप गए, गोरिल्ला वॉरफेयर करने लगे तालिबान जो है। और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इलीगल ट्रेड जो था, जो ओपीएम का, जो हीरोइन का, जो ड्रग्स का इलीगल ट्रेड है, उससे बहुत ज्यादा पैसा आता था। तो पैसे की कोई कमी नहीं थी इनको। ठीक है, और एक एक रास्ते की, एक एक पहाड़ की इनको जानकारी थी, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका के 4,500 सैनिक मारे गए हैं दोस्तों अब तक, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। अब अमेरिका में लोग बोलने लगे कि हम क्यों जाके अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, तो हमको बाहर निकालो। तो फिर बराक ओबामा की जब प्रेसिडेंसी खत्म हुई, तब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं एक एक सिपाही को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 2006 की कंडीशन है। मैप में आप देख लीजिए, ये जो हरे हरे एरिया है, ये तालिबान का कंट्रोल है। तो तालिबान खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन तालिबान को रिड्यूस करने में कामयाब हो गया था अमेरिका। लेकिन अभी भी काम पूरा खत्म तो हुआ नहीं। ये तालिबान का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुल्ला उमर जो था, देखिए 1996 में जब तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया था, तो मुल्ला उमर को यहां पे सुप्रीम लीडर बनाया गया था, हेड ऑफ द काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, और मोहम्मद रब्बानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर है। आपको हायरार्की में इस तरीके से दिखा देता हूं। इसमें जो लीडर है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, जो कमांडर ऑफ द फेथफुल जिनको बोला जाता है, ये है हैबतुल्ला। ठीक है, हैबतुल्ला 2 डेप्यूटीज उसको सपोर्ट करते हैं। एक है मुल्ला मोहम्मद याकूब और दूसरा है सिराजुद्दीन हक्कानी। याकूब जो है ये उमर का ही बेटा है, और हक्कानी जो है, हक्कानी नेटवर्क चलाता है, जो टेररिस्ट नेटवर्क है। उसके बाद दोस्तों डेप्यूटीज के बाद सबसे पहले लीडर है, लीडर के 2 डेप्यूटीज है, फिर आती है लीडरशिप काउंसिल। ठीक है, इसमें बकायदा तालिबान की सेंट्रल कैबिनेट है और कमीशंस है, यहां पे कमिटीज है। ठीक है, और जो पॉलिसी बनती है वो ये लीडरशिप काउंसिल ही बनाती है। इसके नीचे दोस्तों बकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, मिलिट्री और पॉलिटिकल कमीशंस है, और बकायदा 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, और फिर आपके शैडो गवर्नर्स और बैटलफील्ड कमांडर्स आते हैं। तो तालिबान का बकायदा पूरा ढांचा है। ठीक है ना, ये एकदम सरकार चलाता है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। और यहां पे तालिबान खत्म हुआ ही नहीं। 2014 में अमेरिका ने सारे जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो बंद कर दिए। उसके बाद फिर अफगान नेशनल आर्मी ने ही पूरा कंट्रोल लिया, लेकिन तालिबान को हराने में वो नाकामयाब रहे। और अमेरिका को यह समझ में आ गया कि हम तालिबान को हरा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, और तालिबान अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो फिर जब हरा नहीं सकते, फौजियों को बाहर निकालना है, तो शांति समझौता कर लो। तो अब इसकी कोशिश जो है वो 2017 से जारी थी, 2018 से, सॉरी। ठीक है, खलीलजाद जालमे खलीलजाद पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, जिनकी वजह से ये शांति समझौता हो पाया। तो फाइनली फरवरी 2020 आते आते 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने ये शांति समझौता तालिबान के साथ स्थापित किया। दोहा कतर में ये बाकायदा पूरी मीटिंग हुई। लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों भले ही आपने शांति समझौता साइन कर लिया हो, अभी भी तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तालिबान अभी इस समय 398 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, 2020 आते आते तो मुश्किल बहुत ज्यादा है। सरकार जो है वो 33% कंट्रोल करती है, तालिबान 18% कंट्रोल करता है, बाकी कंटेस्टेड एरियाज है। अब शांति समझौता तो हो गया 2020 में, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि क्या तालिबान अब इस समझौते पे खरा उतरेगा? तालिबान का जिस तरीके का रिकॉर्ड है, हर किसी को डर है। अमेरिका ने बोला है कि हम तुम पे सारा विड्रॉल हटा देंगे, सैंक्शंस लगाए तालिबान। इस ट्रीटी के तहत अमेरिका ने यह बोला है कि हम तुम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है,
हम तुम पे जो तुम्हारे लीडर्स हैं उनको रिहा कर देंगे, 5,000 प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे, बाकायदा तुम्हारे लीडर्स पे जो सैंक्शंस लगाए वो बदले में तुम अपनी जमीन जो है वो आतंक के लिए नहीं यूज होने दोगे। जिस तरीके से पिछली बार अलकायदा को एक जमीन दे दी थी, बड़े बड़े आतंकी संगठन को तुमने जमीन दे दी थी, वो तुम नहीं करने दोगे। तालिबान अभी तो मान गया, बोला कि हाँ ठीक है, ओके मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। तालिबान का इतिहास बड़ा खतरनाक है। अभी मैंने आपको बताया ना 1996 से लेकर 2001 तक किस तरीके से तालिबान ने रूल किया। तो 18 साल के बाद दोस्तों शांति समझौता तो हुआ है, लेकिन क्या इससे तालिबान को पे लगाम लगेगी? बहुत मुश्किल है। भारत के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत और तालिबान तो दोस्त कभी बन ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो 36 का आंकड़ा रहा है ना। पूरा हक्कानी नेटवर्क, जो टेररिज्म का हक्कानी नेटवर्क है, जैश ए मोहम्मद, फिर ICJ 841, बहुत ज्यादा मुश्किल है भारत और तालिबान की बनना। और इधर अमेरिका बोल रहा है कि आप तालिबान से डायरेक्ट बात करो। कैसे बात करें भैया, वहां पे कैसे बात करें? हमने इतने करोड़ों करोड़ों रुपए अफगानिस्तान में फूके हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं, हजारों साल के कल्चरल टाइल्स हैं। और अगर तालिबान का कंट्रोल हो जाता है तो फिर वही चीज हो सकती है जैसा 1996 में हुई। बहरहाल वो आगे हमको देखना पड़ेगा अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी 1 साल का टाइम है, 1 डेढ़ साल का टाइम है कि जो अमेरिका के सिपाही हैं अभी जो अफगानिस्तान में है, 10,000 के करीब है, उनको धीमे धीमे निकाला जाएगा। 1 डेढ़ साल का टाइम दिया है।